नमस्कार, मैं हूं पंकज सिंह जाडेजा। हमारा उद्देश्य है राष्ट्र से स्नेह, राष्ट्र का सम्मान। अब देखते हैं आज के दिन भर की टॉप हेडलाइन। नारनौल नगर परिषद में सीएम फ्लाइंग का छापा, ईओ एक्शन और बीआई समेत 18 कर्मचारी मिले गैर हाजिर, बंद मिला माप तोल विभाग का कार्यालय। सीजी में 20 जगहों पर फ्री वाईफाई, 147 करोड़ की स्मार्ट ट्रैफिक कंट्रोल योजना, 473 जगहों पर लगेंगे कैमरे। ट्रैफिक रूल तोड़ा तो घर पहुंचेगा चालान। करंट लगने से एक शख्स की मौत, बिना सेफ्टी उपकरण के फ्लैक्स लगा रहा था, एसटी लाइन टच होने से गई जान। मेरठ में मिली सिरकटी लाश, दिल्ली में हंगामा, दिल्ली से अगवा कर मेरठ लाकर की गई बच्चे की हत्या, तंत्र साधना का संदेह। - 2024 से पहले 10 करोड़ मोबाइल में होगा नमो ऐप, संगम पे रोज इंस्टॉल हो रहे हैं 200 ऐप, काशी में 40 लाख का है टारगेट। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरियाणा के रेवाड़ी में मर्डर और सुसाइड की खौफनाक वारदात हुई है। गांव दुल्हेड़ा खुर्द में एक व्यक्ति ने पहले अपनी प्रेमिका की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद उसने खुद को गोली भी मार ली। दोनों की मौत हो गई है। सूचना के बाद बावल थाना पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार नूह जिले के गांव जिमरावत निवासी जगदीश बाइक पर सवार होकर मंगलवार की रात रेवाड़ी जिले के गांव दुल्हेड़ा खुर्द में पहुंचा था। यहां पर उसने रात 11:30 बजे शीतल नाम की महिला की गोली मारकर हत्या कर दी। इसके बाद जगदीश ने खुद को भी गोली मारकर आत्महत्या कर दी। वारदात के वक्त महिला चारपाई पर लेटी हुई थी। पास में उसके बच्चे सो रहे थे। बताया जा रहा है कि इसी दौरान दोनों के बीच बहस होने लगी और फिर जगदीश ने शीतल को गोली मार दी। चंद मिनट बाद ही उसने खुद को भी गोली मार ली। गोली की आवाज सुनकर पड़ोसी जब उसके घर पहुंचे तो शीतल चारपाई पर मृत मिली और जगदीश जमीन पर खून से लथपथ पड़ा था। जगदीश के हाथ में देसी पिस्तौल भी थी। बताया जा रहा है कि मृतक शीतल 2 बच्चों की मां थी और जगदीश और उसके बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसके चलते यह पूरी घटना हुई। जगदीश रिश्ते में महिला का नंदोई लगता था। दुलेड़ा खुर्द गांव में एक साथ 2 की गोली लगने से हुई मौत के बाद पूरा गांव सदमे में है। बावल थाना पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। हरियाणा के नारनौल में मुख्यमंत्री उड़न दस्ते ने बुधवार यानी कि आज 9:15 बजे नगर परिषद और मापतोल विभाग कार्यालय में छापेमारी की। इस दौरान टीम ने नगर परिषद में हाजिर रजिस्टर चेक किया, जिसमें नगर पालिका की ईओ एक्शन और बीआई गैर हाजिर मिले। इसके अलावा 15 अन्य कर्मचारी भी गैर हाजिर पाए गए। इसके बाद टीम मापतोल विभाग के कार्यालय में पहुंची, जहां पर टीम को ताला लगा हुआ नजर आया। टीम ने दोनों विभागों की रिपोर्ट बनाकर उच्च अधिकारियों को भेज दी है। शहर के नगर परिषद में अधिकारियों को लेट आने की शिकायत लगातार मिल रही थी। इसके अलावा मापतोल विभाग में भी अधिकारी और कर्मचारी नहीं मिलने की शिकायतें मिल रही थी। इन शिकायतों पर सीएम फ्लाइंग पहले आज सुबह करीब 9:15 बजे नगर परिषद कार्यालय पहुंची। सीएम फ्लाइंग की टीम में मुख्यमंत्री उड़न दस्ता रेवाड़ी से निरीक्षक सुबे सिंह, उप निरीक्षक सत्येंद्र, सहायक उप निरीक्षक कर्मपाल, मुख्य सिपाही अजय कुमार और मुख्य सिपाही सुनील कुमार की टीम शामिल थे। टीम ने पहुंचते ही नगर परिषद का हाजिर रजिस्टर चेक किया और उसको अपने कब्जे में ले लिया। इस दौरान कुल 38 कर्मचारियों में से आधे कर्मचारी और अधिकारी गैर हाजिर मिले। अधिकारियों में नगर परिषद की सुमन लता, एक्शन अंकित शर्मा और बीआई विकास शर्मा के अलावा 15 अन्य अधिकारी और कर्मचारी भी गैर हाजिर मिले। इसके बाद सीएम फ्लाइंग की करीब 9:45 बजे मोहल्ला पुरानी सराय स्थित एक निजी मकान में किराए पर लेकर चल रहे मापतोल विभाग के कार्यालय पर पहुंची। टीम जब वहां पर पहुंची तो कार्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़ा हुआ था। इस पर टीम ने वहां के अधिकारियों और कर्मचारियों से बात की तो किसी ने भी टीम को संतोषजनक जवाब नहीं दिया। गोपालगंज के मीरगंज थाना क्षेत्र के कुसौंधी टोला दूधी गांव में आज की सुबह एक महिला गैस चूल्हे पर चाय बना रही थी। इस दौरान गैस रिसाव होने से आग लग गई, जिससे महिला आग के आगोश में समा गई और बुरी तरह झुलस गई।
झुलसी अवस्था में उसे तत्काल इलाज के लिए गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इमरजेंसी वार्ड में महिला का प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सकों ने स्थिति को गंभीर देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया गया। फिलहाल महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। आग से जुड़ी झुलसी महिला राहुल राम की पत्नी पिंटू कुमारी बताई जा रही है। घटना के संदर्भ में बताया जा रहा है कि आग से झुलसी महिला रसोई घर में चाय बना रही थी। इसी दौरान गैस चूल्हे को पाइप फट गया और उसमें से गैस रिसाव होने लगा और आग लग गई। देखते ही देखते आग पूरी तरह फैलने लग गई। आग महिला के कपड़ों में लग गई, जिससे महिला भाग नहीं पाई। इस दौरान महिला आग के आगोश में समा गई। मौके पर अन्य परिजन न होने के कारण आग बुझ नहीं सकी और आग से वह बुरी तरह से झुलस गई। जब तक परिजन मौके पर पहुंचे तब तक महिला बुरी तरह झुलस चुकी थी। परिजनों ने तत्काल इसे इलाज के लिए हथुआ अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया। लेकिन सदर अस्पताल पहुंची महिला को चिकित्सकों द्वारा स्थिति को नाजुक देखते हुए बेहतर इलाज के लिए गोरखपुर रेफर कर दिया। महिला के परिजनों ने बताया कि आग से झुलसी महिला की शादी 2 साल पहले हुई थी, जो 6 माह की गर्भवती है। लेकिन महाराष्ट्र में मजदूरी के दौरान उसके पति राहुल की छत से गिरने से मौत हो गई थी। पति के मौत के बाद महिला अपने मैके में रह रही थी, लेकिन आज वह भी आग से झुलस गई। फिलहाल महिला की स्थिति नाजुक बनी हुई है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के इंटीग्रेट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि ITMS के तहत 473 जगहों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जा रहे हैं। इससे शहर में कैमरे से ट्रैफिक कंट्रोल करने की व्यवस्था की जाएगी। इसके लिए नेटवर्किंग का काम भी अंतिम दौर पर है। इसके साथ ही शहर को डिजिटल सेवा से जोड़ने के लिए 20 जगहों पर शहरवासियों को फ्री वाईफाई की सुविधा दी जाएगी। शहर को स्मार्ट बनाने की दिशा में बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड की ओर से लगातार प्रयास किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग प्रोजेक्ट पर काम चल रहा है। इसी कड़ी में शहरवासियों को एक और सुविधा मिलने वाली है। स्मार्ट योजना के तहत लगे वाईफाई से एक बार फिर जुड़ने के बाद लोग अनलिमिटेड इंटरनेट का उपयोग कर सकेंगे। 147 करोड़ रुपए की लागत से इस योजना पर काम चल रहा है, जो अब अंतिम दौर पर है। योजना के तहत ITMS का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर तारबहार थाना परिसर में बनाया जा रहा है, जिसका काम अंतिम दौर पर है। ITMS के शुरू होने के बाद यातायात समस्या से मुक्ति मिलेगी। सिस्टम शुरू होने के बाद यदि कोई ट्रैफिक रूल तोड़ेगा तो चालान संबंधित के पते पर पहुंच जाएंगे। चौराहों पर लगे कैमरे के जरिए कंट्रोल रूम से पूरे शहर की निगरानी की जा सकेगी। नगरीय निकाय की ई-गवर्नेंस सेवा का लाभ यहां से सीधे लिया जा सकेगा। किसी भी आपदा के समय कंट्रोल रूम के जरिए उससे निपटने का काम आसानी से किया जा सकेगा। दुर्घटना होने पर तत्काल मदद मिलेगी। शहर के 20 स्थानों में फ्री वाईफाई सेवा स्थायी रूप से संचालित की जाएगी। इसके अलावा एक मोबाइल यूनिट वाईफाई रहेगी, जिसे आवश्यकता अनुसार एक जगह से दूसरे जगह मूव किया जा सकेगा। किसी कार्यक्रम या बड़े इवेंट के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। जिन जगहों पर वाईफाई होगी उसमें कलेक्ट्रेट, जिला न्यायालय, रजिस्ट्री कार्यालय, तहसील कार्यालय और विकास भवन, रिव्यू व्यू रोड, स्वामी विवेकानंद उद्यान, गोल बाजार, श्रीकांत वर्मा मार्ग, पंडित दीनदयाल उपाध्याय चौक यानी कि मैग्नेट मॉल, व्यापार विहार स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय उद्यान, राजीव प्लाजा, स्मृतिवन, सेंट्रल लाइब्रेरी, नूतन चौक, सरकंडा, पुलिस ग्राउंड, शनिचरी चौपाटी, नया बस स्टैंड, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बाल उद्यान, राजेंद्र नगर, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्लेनेटेरियम, व्यापार विहार, सत्यम चौक आदि इसमें शामिल है। यह 2 तरह से कार्य करेगा। कोई भी पुलिस, मेडिकल या अन्य तरह की तात्कालिक सेवा प्राप्त करने के लिए अपनी सूचना सेंटर कंट्रोल कमांड तक पहुंचा सकेगा। लाल बटन यानी कि पैनिक बटन का दुरुपयोग रोकने के लिए इसमें सूक्ष्म कैमरा रहेगा, जो शिकायतकर्ता की तस्वीर लेगा। पब्लिक एड्रेस सिस्टम, चौराहों पर विशिष्ट अवसरों पर संदेश देने के लिए लाउड स्पीकर लगाया जाएगा। PTZ कैमरा जो है वो 100 मीटर की दूर तक रोड की हर गतिविधियों को 360 डिग्री एंगल से वीडियो रिकॉर्डिंग करेगा। नाइट विजन कैमरा रहेगा, जो पर्यावरण की प्रतिकूलताओं के बावजूद कार्य करेगा। वाहनों की शिनाख्त करने वाले विभिन्न कैमरे अलग अलग कार्य करेंगे, जैसे दुर्घटना या चोरी होने पर नंबर प्लेट के आधार पर वाहन मालिक तक पहुंचा जाएगा। स्मार्ट सिटी लिमिटेड के MD कृणाल दूधावत ने कहा कि शहरवासियों को जल्द ही फ्री वाईफाई सेवा की सुविधा भी मिलेगी। 20 प्रमुख स्थानों का चयन किया गया है जहां ट्रायल किया जा रहा है। इसके साथ ही ITMS प्रोजेक्ट का काम भी अंतिम दौर पर है। चौक चौराहों पर कैमरों के साथ ही नेटवर्किंग का काम भी चल रहा है।
छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला मुख्यालय में एक 50 वर्षीय शख्स हाई टेंशन तार की चपेट में आ गया। बुरी तरह झुलस जाने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सेफ्टी उपकरण के बिना ये शख्स ऊंचाई पर फ्लैक्स लगा रहा था। इसी दौरान फ्लैक्स हाई टेंशन तार को टच कर गया, जिससे उसे करंट लग गया। मृतक की पहचान परसाराम धनकर, उमेश धनकर, निवासी बॉम्बे अटल आवास, उरला थाना, मोहन नगर के रूप में हुई है। वह मंगलवार को समृद्धि मार्केट के सामने फ्लैक्स लगाने गया था। परसराम ने फ्लैक्स बांधते समय ग्लव्स, सेफ्टी बेल्ट या अन्य सेफ्टी उपकरणों का उपयोग नहीं किया था, जिससे वह हाई टेंशन वायर की चपेट में आ गया। इससे उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही पद्मनाभपुर पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव को पीएम के लिए भेज दिया है। पद्मनाभपुर पुलिस ने मिली जानकारी के मुताबिक मारुति एडवर्टाइज में होल्डिंग कंपनी में शहर में होर्डिंग लगाने का ठेका हेमराज पटेल, सुपेला, दक्षिणी गंगोत्री को दिया है। मारुति एडवर्टाइज कंपनी और पेटी ठेकेदार दोनों ने सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किया। उनके द्वारा मजदूरों को सुरक्षा उपकरण मुहैया नहीं कराए गए। इसी लापरवाही के चलते 50 वर्षीय परसराम की जान करंट लगने से गई है। पद्मनाभ चौकी प्रभारी राजीव तिवारी ने बताया कि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस को शिकायत मिली है कि मृतक बिना सुरक्षा मानकों के काम कर रहा था। इसकी जांच की जा रही है। जांच के बाद संबंधित कंपनी और ठेकेदार के खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। दक्षिण गंगोत्री सुपेला में भी होंडा शोरूम के पास कुछ दिन पहले ही एक मजदूर की इसी तरह जान चली गई थी। वह 3 मंजिला इमारत में लगी होर्डिंग को नीचे उतार रहा था। उसने न तो सेफ्टी बेल्ट लगाया था और न ही हेलमेट और अन्य सुरक्षा उपकरणों का उपयोग किया था। होर्डिंग भारी और बड़ा होने से वह अपने आप को संभाल नहीं पाया और होर्डिंग के साथ ही नीचे गिर आया। नीचे फर्श पर टकराने से उसका सिर फट गया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई थी। खबरों में लेते हैं अब एक छोटा सा विराम। तुम्हें अपनी गोद में खिलाने जैसा कोई एहसास नहीं दुनिया में। पर एक दिन था जब मुझे लगा कि शायद मुझे ये मौका कभी मिलेगा ही नहीं। तुम आने वाले थे और पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई। लाइफ एक दिन बिना किसी वार्निंग के बदल गई। यू वांट टू स्लीप? ओके ओके ओके, सो जा सो जा। पता है, बहुत डर गया था मैं। तुम दोनों अकेले थे। अगर मुझे कुछ हो जाता तो तब मैंने एक लेटर भी लिखा था। क्या लिखा था? हाँ? लिखा था कि मैं अभी तक तुमसे मिला भी नहीं हूं और आई लव यू सो मच ऑलरेडी। मैं तुम्हें बड़ा होते हुए देखना चाहता था। लाइफ का शायद कोई और ही प्लान था। अरे, तुम दोनों को कभी मेरी कमी महसूस ना हो, इसलिए मैंने सब कुछ प्लान कर लिया है। लाइफ कब और कैसे बदल जाए ये किसी को नहीं पता, इसलिए अपनों का फ्यूचर आज ही सिक्योर करें HDFC लाइफ टर्म प्लान्स के साथ। HDFC लाइफ, सर उठा के जियो। शम्मी, बोलो, ये सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सिलबट्टा क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? चाचू, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? सिलबट्टे को, ओ भाभी, सिलबट्टे को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ले, अरे यही तो मैं पूछ रही हूँ। पर क्यों? वो अमेज़न से मंगवाना है ना, वहाँ सिर्फ अंग्रेजी चलती है। किसने बोला? अब अपनी हिंदी भी चलती है। अब अपनी दुकान बोले अपनी जुबान, बस यहाँ से भाषा बदलिए और ढूंढिए, चुनिए, खरीदिए, सब हिंदी में। विराम के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। अब देखते हैं आगे की और खबरें। छत्तीसगढ़ विधानसभा से पारित आरक्षण संबंधी दोनों नए विधेयक राजभवन में फंस गए हैं।
राज्यपाल अनुसुईया उड़के ने इन पर हस्ताक्षर नहीं किए। उसकी वजह से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और गरीबों के लिए बनाए आरक्षण के नए प्रावधान अभी लागू नहीं हो पाएंगे। बताया जा रहा है कि राज्यपाल इन विधेयकों की कानूनी चुनौतियों को लेकर अफसरों से बात करना चाहती है। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 19 सितंबर को गुरु घासीदास साहित्य एवं संस्कृति अकादमी मामले में फैसला सुनाते ही छत्तीसगढ़ में चल रहे 58% आरक्षण को असंवैधानिक बताकर खारिज कर दिया था। उसके बाद से छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए कोई आरक्षण रोस्टर नहीं बचा। इन स्थिति से बाहर निकलने के लिए सरकार ने 1-2 दिसंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संबंधी 2 संशोधन विधेयक पारित कराए। इसमें आरक्षण को बढ़ाकर 76% कर दिया गया था। शुक्रवार को विधेयक पारित होने के बाद संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे, विधि मंत्री मोहम्मद अकबर, आबाकारी मंत्री कवासी लखमा, खाद्य मंत्री अमरजीत भगत और नगरीय प्रशासन मंत्री शिव डहरिया रात को ही उसे लेकर राजभवन पहुंचे थे। वहां उन्होंने राज्यपाल अनुसुईया उड़के से मुलाकात करके विधानसभा में पारित दोनों विधेयकों की प्रतियां सौंपकर हस्ताक्षर का आग्रह किया। उस समय राज्यपाल ने नियमानुसार कार्रवाई की बात कही थी। अगले दिन मीडिया से बातचीत में राज्यपाल ने सोमवार तक हस्ताक्षर कर देने की बात कही थी। सोमवार को दिन भर राजभवन के कानूनी सलाहकारों और अफसरों की टीम विधेयक की समीक्षा में लगी रही। मंगलवार को भी यही क्रम चलता रहा। उच्च पदस्थ सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल इस मामले में वरिष्ठ अफसरों से चर्चा करना चाहती है। वे यह देखना चाहती है कि इस कानून को कोई अदालतों में चुनौती दे तो उसमें निपटने के लिए सरकार के पास क्या इंतजाम है। संसदीय कार्य मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि यह विधेयक सर्वसम्मति से पारित हुआ था। महामहिम ने स्वयं कहा था कि विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण के पक्ष में कानून बनाना चाहिए। उन्होंने स्टेटमेंट भी दिया था कि जैसे ही बिल उसके पास आएगा वे तत्काल अनुमति जारी कर देगी। इस आधार पर हम 5 मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों ने उसी दिन राजभवन जाकर विधानसभा की कार्रवाई से उन्हें अवगत भी कराया था। आज तीसरा दिन हो गया। मुझे लगता है कि महामहिम को भी इसमें शीघ्रता करना चाहिए। छत्तीसगढ़ के हजार लोगों की नियुक्ति, भविष्य और अवसर का सवाल है। उम्मीद है कि आज हस्ताक्षर हो जाएंगे, लेकिन महामहिम के दफ्तर में केवल लीगल ओपिनियन में 3 दिन लग जाना हम लोगों को चिंतित करता है। विधानसभा में विपक्ष की ओर से संशोधन प्रस्ताव लाने के बाद भी छत्तीसगढ़ लोक सेवाओं में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 और शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022 उसी रूप में पारित हुआ जैसा सरकार चाहती थी। इसमें अनुसूचित जाति के लिए 13%, अनुसूचित जनजाति के लिए 32% और अन्य पिछड़े वर्गों को 27 एवं सामान्य वर्गों के गरीबों के लिए 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जिला कैडर में तृतीय और चतुर्थ वर्ग की भर्तियों में संबंधित जिलों में अनुसूचित जाति और जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण तय होने की व्यवस्था बनी है। पिछड़ा वर्ग के लिए यह 27% और सामान्य वर्ग के लिए ये 4% ही रहने वाली है। छत्तीसगढ़ की सरकारी नौकरियां और शिक्षा में अभी 19 सितंबर तक 58% आरक्षण था। इनमें से अनुसूचित जाति को 12%, अनुसूचित जनजाति को 32% और अन्य पिछड़े वर्गों को 14% आरक्षण लागू था। कुछ हद तक सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 10% आरक्षण की व्यवस्था थी। 19 सितंबर को आए बिलासपुर उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्ग का आरक्षण खत्म हो गया। इसके बाद सरकार ने नया विधेयक लाकर आरक्षण बहाल करने का फैसला किया था। 24 नवंबर को कैबिनेट ने नए विधेयक को मंजूरी दी थी और 2 अक्टूबर को इसे विधानसभा में पारित करा लिया गया था। समस्तीपुर में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए उसके गांव पहुंचा हुआ था। गांव वालों ने दोनों को मिलते देख लिया। इसके बाद दोनों की शादी करवा दी गई। शादी के बाद लड़के ने कहा कि यह शादी जबरदस्ती हुई है, मेरी मर्जी में लड़की को रखूं या छोड़ दूं, मैं इस शादी को नहीं मानता। मामला समस्तीपुर जिला के खानपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत जहांगीरपुर पंचायत के डेकारी गांव का है। एक युगल जोड़े को पकड़ा कर पंचायत ने मंदिर में शादी करवा दी थी।
दोनों कई महीनों से एक दूसरे से मिल रहे थे। लोगों ने बताया कि लड़का उस लड़की से उसके घर पर मिलने पहुंचा था, तभी उसे दबोचा गया था। यह सब बीते सोमवार की रात 3 बजे के करीब हुआ। लड़की के परिजन घर में लड़के को देखकर शोरगुल करने लगे। हल्ला सुनकर ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। लड़के को दर्द दबोचा गया। इसके बाद मंगलवार दोपहर इलाके के बुजुर्गों के साथ पंचायत हुई और मंदिर में दोनों की शादी करवा दी गई। इसका वीडियो भी सामने आया है। हालांकि लड़का ने कहा कि यह शादी मेरी मर्जी के खिलाफ हो रही है। लड़के की पहचान जहांगीरपुर पंचायत के डेकारी वार्ड नंबर 5 निवासी रमेश महंतो के 25 साल के पुत्र श्याम कुमार महंतो के तौर पर हुई है। लड़की इसी गांव के रामदयाल पासवान की 19 साल की पुत्री अंजलि कुमारी है। दोनों की शादी डेकारी राधाकृष्ण मंदिर परिसर में पंडितों के मंत्रोच्चार के बीच कराई गई। इस मौके पर सरपंच प्रतिनिधि उमेश प्रसाद महतो, अजित महतो, लालू बाबू ठाकुर, राजाराम पासवान, रामविलास पासवान, रामबरन पासवान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे थे। मेरठ के इंचोली इलाके के नंगली ईशा में सिर और हाथ कटी लाश दिल्ली के बच्चे मानव की निकली। उसको पड़ोसी दीपक अगवा करके मेरठ लाया था, फिर हत्या करके शव को खेत में फेंक दिया था। मेरठ में मंगलवार को उसकी अधजली लाश मिली थी। 4 घंटे में शिनाख्त होने के बाद दिल्ली में परिजनों ने हंगामा कर दिया। मेरठ में अधजली और सिर कटी लाश की जांच में जुटी पुलिस को हत्या का कनेक्शन दिल्ली प्रीति विहार में मिला था। मेरठ में मंगलवार को खेत में एक बच्चे की लाश मिली है। लाश का सिर और एक हाथ गायब था। लाश आधी जली थी। लाश को कुत्ते नोच रहे थे। ग्रामीणों ने लाश देखी, पुलिस को सूचित किया। मौके पर पहुंची पुलिस लाश की शिनाख्त करती है। पुलिस इंक्वायरी में पता चला कि लाश प्रीत विहार दिल्ली में रहने वाले 10 वर्षीय मानव की है। दिल्ली पुलिस से संपर्क होता है। दिल्ली पुलिस मेरठ पहुंचकर लाश की शिनाख्त आरोपी दीपक से कराती है। 30 नवंबर को दिल्ली प्रीत विहार निवासी दीपक अपने पड़ोसी हीरालाल के 19 साल के बेटे मानव को घर के बाहर खेलते समय अगवा करके ले जाता है। अगवा करके अपने साथ मेरठ रिश्तेदार के यहाँ लाता है। दिन पर बेटे के घर न आने पर पिता हीरालाल दिल्ली प्रीत विहार थाने में बेटे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराते हैं। उस मुकदमे के आधार पर दिल्ली पुलिस सोमवार को हीरालाल के पड़ोसी दीपक को गिरफ्तार करके पूछताछ करती है, जिसमें दीपक बताता है कि उसने बच्चे की हत्या करके शव फेंक दिया है। पुलिस के अनुसार मानव की 2 बहनें हैं, पिता रिक्शा चालक और मां सफाई का काम करती है। मेरठ में सिरकटी लाश मिलने की सूचना मेरठ पुलिस द्वारा फ्लैश कराई जाती है तो दिल्ली पुलिस को शक होता है कि कहीं यह दिल्ली का मानव तो नहीं। पुलिस अपहरणकर्ता दीपक से पूछताछ करती है। पूछताछ में दिलीप कबूलता है कि उसने मेरठ में ले जाकर बच्चे की हत्या की थी। निशानदेही पर दिल्ली पुलिस दीपक को मेरठ लाकर लाश की शिनाख्त कराती है, जिसमें दीपक बताता है यही मानव है। 30 नवंबर को ही उसने मानव को मेरठ लाकर मार दिया था, शव फेंक दिया था। पुलिस ने बताया कि दीपक शराबी है। पुलिस का मानना है कि तंत्र क्रिया के चक्र में हत्या कर दी गई थी। दीपक बिहार का मूल निवासी है, लंबे समय से दिल्ली में रहता है। उसके रिश्तेदार यहाँ मेरठ मवामा में रहकर मजदूरी करते हैं। दीपक ने 30 नवंबर को मानव को यहाँ लाकर उसकी हत्या करके शव फेंक दिया था। ट्रेन से दिल्ली से मेरठ आया था। 30 नवंबर से ही मानव के परिजनों ने दिल्ली में बेटे के अपहरण का मुकदमा दर्ज कराया था। अभी तक पुलिस बच्चे को तलाश नहीं पाई थी। मंगलवार को बच्चे के टुकड़े टुकड़े शव मिलने के बाद परिजनों में भारी नाराजगी थी। देर रात दिल्ली में परिजनों ने विरोध प्रदर्शन भी किया था। पुलिस के खिलाफ पैदल मार्च भी निकाला था। लेकिन अब मानव की लाश मिलने से परिवार में भारी हड़कंप मच गया है। लखनऊ में पुलिस स्टंटबाजों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। मंगलवार रात को स्टंटबाजी का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। इसमें कार सवार रईस जादे विंडो और रूफ विंडो पर बैठे दिखते हैं। वीडियो को पोस्ट करने वाले शख्स का दावा था कि कार में हुटर बज रहा था। इसकी नंबर प्लेट पुलिस भी लिखा हुआ था। मंगलवार शाम को सोशल मीडिया पर 3 से 4 कार सवार युवकों के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इसमें लड़के कार की खिड़कियों पर लटके दिखाई दे रहे हैं। कार सवार युवक दूसरों की परवाह किए बगैर अपनी रंगबाजी में पूरी सड़क पर लहराते हुए दिख रहे हैं। सड़क पर चल रहे दूसरों की जान जोखिम में डाल रहे हैं। इनसे बचने के लिए लोग खुद अलग हट रहे हैं। ट्विटर पर वायरल हो रहे वीडियो में दावा किया जा रहा है कि सभी युवकों की कार में हुटर लगा है। नंबर प्लेट पर पुलिस लिखा हुआ है।
वायरल हो रहे वीडियो में राजधानी के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान से कठौता जाने वाली सड़क का बताया जा रहा है, जो शहीद पथ के नीचे से होकर गुजरती है। फिलहाल वायरल वीडियो के बाद पुलिस कार को ट्रेस करने में जुटी है। इस खबर के साथ आपको लखनऊ के ठाकुरगंज में फायरिंग की घटना भी याद कराते हैं। ठाकुरगंज के सरफराज नगर में सोमवार रात नशे में धुत बेखौफ दबंग ने 4 से 5 राउंड हवाई फायरिंग करके इलाके में भारी दहशत फैला दी थी। यह घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हो गई थी। मंगलवार को दबंगों की करतूत सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी। इंस्पेक्टर का कहना है कि खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई है, अभी तक किसी के तहरीर नहीं दी है। फायरिंग करने वाले दबंग की पहचान की जा रही है। ठाकुरगंज के सरफराजगंज स्थित जिन्नतों वाली मस्जिद के पास सोमवार देर रात रुपये के लेन देन में नशे में धुत दबंग ने 4 से 5 राउंड हवाई फायरिंग करके इलाके में भारी दहशत फैला दी थी। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी को बढ़त दिलाने में नमो ऐप की भूमिका अहम होने वाली है। चुनाव में यह ऐप बीजेपी के प्रचार प्रसार का सबसे बड़ा मोहरा सिद्ध होगी। फिलहाल गुजरात चुनाव के दौरान इस ऐप पर प्रधानमंत्री के कैंपेन विजिट, पीपुल कनेक्ट और गुजरात विकास के कंटेंट दिखाए जा रहे थे। अब देश भर के बीजेपी कार्यकर्ताओं और नेताओं को कैंप लगाकर और अभियान चलाकर ऐप डाउनलोड कराने की बात सामने आ रही है। वाराणसी में आयोजित काशी तमिल संगम के 75 स्टॉल में से एक स्टॉल नमो ऐप का लगा हुआ है। स्टॉल पर आने पर पता लगा कि जिन लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है उनमें से 40% लोगों को ही बीजेपी पार्टी के बारे में पता है। उनमें से कुछ बीजेपी के समर्थक भी है, मगर 60% लोग केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पसंद करते हैं। उनको बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है, केवल मोदी से जुड़ने के लिए ऐप इंस्टॉल किया गया है। ऐसे लोगों में तमिल भाषियों की काफी संख्या है। स्टॉल पर जो भी स्टूडेंट या तमिल भाषी आ रहा है उन्हें नमो ऐप की खासियत बताकर उसे मोबाइल में ऐप डाउनलोड करा दिया जा रहा है। डेली 100 से 200 लोगों के मोबाइल में ऐप इंस्टॉल कराया जा रहा है। बीते 10 दिन में 1500 से ज्यादा ऐप डाउनलोड कराया गया है। वाराणसी सहित भाजपा के काशी प्रांत के सभी जिलों में करीब 40 लाख लोगों को नमो ऐप डाउनलोड कराने का टारगेट है। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह टारगेट करीब 10 करोड़ ऐप डाउनलोड कराने का है। नमो ऐप स्टॉल के एक वॉलंटियर ने बताया कि देश भर में अभी तक 3 बड़े कैंप सामने आए हैं, जिसमें पहला दिल्ली, दूसरा बनारस और तीसरा झारखंड में लगने वाला है। वहीं अगले साल से पूरे देश में 300 से ज्यादा कैंप लगाकर लोगों से ऐप डाउनलोड कराया जाएगा। यह सारा काम लोकसभा चुनाव 2024 के पहले पूरा कर लेना है, यानी कि आम चुनाव में देश के करीब 8% आबादी के मोबाइल में नमो ऐप इंस्टॉल रहेगा। फिलहाल अभी तक 1 करोड़ से ज्यादा लोगों के मोबाइल में नमो ऐप इंस्टॉल है। इस ऐप की लॉन्चिंग 17 जून 2015 को हुई थी। नमो ऐप में स्टाफ अखिलेश ने बताया कि 96 MB के इस ऐप में अलग अलग कई फीचर्स हैं। इनमें मुख्य तौर पर परीक्षा पे चर्चा, नमो टीवी, मन की बात, कनेक्ट विद PM और एग्जाम वॉरियर्स शामिल है। इसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के युवाओं और आम लोगों से बातचीत करते हैं। माई नेटवर्क से आप सोशल मीडिया पर जा सकते हैं। कनेक्ट टू PM फीचर पर क्लिक करके आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से वीडियो, ऑडियो और चैट द्वारा बातचीत भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी शिकायत का निवारण भी बहुत तेजी से होगा। नमो टीवी पर आप प्रधानमंत्री को लाइव भी देख सकते हैं। इन सभी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारे वेबसाइट का भी प्रयोग कर सकते हैं। हमारा वेब का पता है www.kalamkartevya.com। हमारी कलम ही हमारा कर्तव्य है के उद्देश्य के साथ खबरों को आप राष्ट्रपतन के साथ देखते रहिए। नमस्कार।